नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास रचना पर बात करने वाले हैं। और खास इसलिए भी क्योंकि ये जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही शायद उसे गहराई से समझा नहीं गया है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी प्रसिद्ध कृति अनामिका की। हमारे हाथ एक स्रोत लगा है जो इस कविता की परतों को खोलता है, और आज हमारा मिशन भी यही है कि इस स्रोत की मदद से ये समझें कि अनामिका स्त्री जीवन के संघर्ष को, उसकी अनकही कहानियों को कैसे सामने रखती है। बिल्कुल। और ये स्रोत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये अनामिका को सिर्फ एक कविता की तरह नहीं देखता। अच्छा। नहीं, ये इसे एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह और एक सामाजिक दस्तावेज की तरह पढ़ता है। ये उन भावनाओं की चीरफाड़ करता है जो अक्सर साहित्य की ऊपरी सतह के नीचे दबी रह जाती हैं। तो चलिए इसी चीरफाड़ से शुरू करते हैं। स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि ये कविता स्त्री के उस संघर्ष पर टिकी है जिसे समाज ना तो देखना चाहता है ना स्वीकार करना चाहता है। यह उसके मौन बलिदान की कहानी है। लेकिन संघर्ष और बलिदान तो बहुत सुने हुए शब्द हैं, इसमें नया क्या है? नया है वो शब्द जो आपने अभी इस्तेमाल किया, मौन। मौन। हाँ, स्रोत इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ये संघर्ष किसी युद्ध के मैदान का नहीं है, ये गरीबी या बाहरी मुश्किलों का भी सीधा सीधा बयान नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक भीतरी लड़ाई है। उन लाखों करोड़ों औरतों की कहानी जो घर की चार दीवारी में, रिश्तों के ताने बाने में चुपचाप सब कुछ सहती हैं। चुपचाप? हाँ, यहाँ चुपचाप शब्द बहुत अहम है। ये वो पीड़ा है जिसके लिए शायद शब्द ही नहीं बने, या अगर बने भी हैं तो उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। मतलब, क्या ये मौन एक चुनाव है या एक मजबूरी? क्योंकि जब किसी दर्द को आवाज नहीं मिलती तो समाज के लिए तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। सही बात है। वो एक ऐसी सच्चाई बन जाती है जिसे अनदेखा करना सबसे आसान है। आपने बिल्कुल सही जगह पे उंगली रखी है। स्रोत इसी दुविधा की तरफ इशारा करता है। आप निराला के समय का समाज सोचिए। औरतों के पास अपनी बात कहने के, अपनी पहचान बनाने के कितने मंच थे? लगभग शून्य। लगभग शून्य। तो ये मौन काफी हद तक थोपा हुआ था। ये एक पिंजरा था। लेकिन और यही निराला की प्रतिभा दिखती है। वो उसी पिंजरे के भीतर एक छोटी सी दुनिया, एक तरह की ताकत खोज निकालते हैं। वो उस खामोशी को एक भाषा देते हैं जो शब्दों से ज्यादा असरदार है। ठीक है, ये दिलचस्प है। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में एक और बहुत शक्तिशाली वाक्यांश है। जी, मैं चाहता हूं हम उस पर थोड़ा और रुकें। मूक दृढ़ता, साइलेंट रेजिलियंस। हाँ। मौन बलिदान में तो एक तरह की विवशता है, एक त्याग का भाव है, लेकिन मूक दृढ़ता, ये तो कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, और यही इस विश्लेषण का दिल है। दृढ़ता शब्द यहाँ सब कुछ बदल देता है। स्रोत हमें बताता है कि यह सिर्फ चुपचाप आंसू बहाना या किस्मत को कोसना नहीं है। तो फिर क्या है? यह बिना किसी पहचान, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के सब कुछ सहते हुए भी अपने वजूद को बचाए रखने की एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति है। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ रहा हूं। क्या हम यहाँ दुख का महिमा मंडन तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। मूक दृढ़ता सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या ये असल में उस बेबसी को एक सुंदर नाम देने जैसा नहीं है, जब आपके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा ही ना हो? समाज आपको बोलने का हक ना दे और हम कहें कि देखो कितनी मूक दृढ़ता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यही सवाल इस विश्लेषण को सतही होने से बचाता है। स्रोत का तर्क ये नहीं है कि ये स्थिति बहुत अच्छी है। उसका तर्क ये है कि इस भयावह स्थिति के अंदर भी मानवीय आत्मा अपनी शक्ति का एक रूप खोज लेती है। उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझिए। स्रोत में उस पेड़ का जिक्र है जो तेज तूफान में खड़ा है। वो झुकता है, शायद उसकी कुछ टहनियां टूट भी जाती हैं, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं छोड़ता, वो उखड़ता नहीं है। मूक दृढ़ता वो जड़ें हैं। अच्छा। ये हार मानने नहीं है, बल्कि उस तूफान के गुजर जाने के बाद भी अपनी जगह पर खड़े रहने की क्षमता है। ये एक सक्रिय मौन है, निष्क्रिय नहीं। सक्रिय मौन, इसे थोड़ा और समझाइए। खामोशी सक्रिय कैसे हो सकती है? स्रोत बताता है कि कविता में ऐसे कई पल हैं, जैसे एक स्त्री जो दिन भर की उपेक्षा और अपमान के बाद रात में चुपचाप रसोई में जाकर अगली सुबह के लिए अचार का मसाला तैयार कर रही है। बहुत ही साधारण सा काम है। बाहरी तौर पर देखें तो ये एक मामूली उबाऊ काम है,
लेकिन भीतरी तौर पर यह दुनिया को एक संदेश है, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, मैं यहाँ हूँ और मैं कल भी यहीं रहूंगी। वाह। मैं इस घर को, इस परिवार को अपनी इस खामोश मेहनत से जोड़े रखूंगी। उसका ये छोटा सा काम उसके अस्तित्व की घोषणा है। तो ये है सक्रिय मौन। ये है सक्रिय मौन, यह अपनी पहचान को बनाए रखने की एक खामोश लड़ाई है। वाह, अब ये समझ में आया। ये तो पूरी तरह से नजरिए को ही बदल देता है। हम जिसे अक्सर कमजोरी या लाचारी समझ लेते हैं, स्रोत उसे एक छिपी हुई ताकत के रूप में दिखा रहा है। बिल्कुल। एक ऐसी ताकत जिसे शायद दुनिया कभी पहचान ना पाए, लेकिन वो उस व्यक्ति को टूटने से बचाती है। बिल्कुल। और निराला की कविता की यही खूबसूरती है, वो स्थापित धारणाओं को तोड़ते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि नायक हमेशा तलवार लेकर नहीं लड़ते, कुछ नायक खामोशी से लड़ते हैं। स्रोत के मुताबिक अनामिका की नायिका सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो एक योद्धा है। बस उसके युद्ध का मैदान कोई कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि उसका अपना घर, उसका अपना मन है। तो इस विचार को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये जो अनामिका है, जिसका मतलब ही है बिना नाम वाली, जी, तो क्या ये कहानी सिर्फ एक स्त्री की है या निराला का इशारा किसी बड़ी चीज की तरफ है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, निराला ने जानबूझकर उसे अनामिका कहा। वो सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। वो उन सभी स्त्रियों का प्रतीक है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, जिनकी कहानियों को कभी लिखा नहीं गया, जिनकी आवाजों को कभी सुना नहीं गया। हाँ बिल्कुल। तो वो एक व्यक्ति के जरिए पूरे समाज की कहानी कह रहे हैं। एकदम। उसकी खामोशी असल में समाज का वो शोर है जो उसे दबा रहा है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार निराला उस स्त्री के अस्तित्व को एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें समाज अपना बदसूरत चेहरा देख सकता है। बिल्कुल। जब हम उस स्त्री की पीड़ा, उसके मौन बलिदान और उसकी मूक दृढ़ता को देखते हैं, तो हम असल में उस सामाजिक व्यवस्था को देख रहे होते हैं जो ऐसी स्थितियां पैदा करती है। ये व्यक्तिगत दुख को एक तीखी सामाजिक टिप्पणी में बदल देता है। निराला ये नहीं कह रहे कि देखो ये औरत कितनी दुखी है, वो कह रहे हैं देखो हमारा समाज एक इंसान को क्या बना देता है। ये तो साहित्य का सबसे शक्तिशाली काम होता है, एक किरदार की कहानी में पूरी दुनिया की झलक दिखा देना। सही बात। मुझे लगता है कि स्रोत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अनामिका पढ़ते हुए हमें सिर्फ उस स्त्री के लिए दुख महसूस नहीं करना है, बल्कि उस समाज पर गुस्सा भी करना है जो उसे इस हाल में पहुंचाता है। हाँ, और सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि आत्ममंथन भी करना है। आत्ममंथन? जी। स्रोत हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी अनामिका मौजूद हैं? शायद उनके हालात बदल गए हों, उनके संघर्ष का रूप बदल गया हो, लेकिन क्या वो मौन पूरी तरह से खत्म हो गया है? शायद नहीं। क्या आज भी ऐसी औरतें नहीं हैं जो घर में, दफ्तर में, समाज में चुपचाप बहुत कुछ सहती हैं क्योंकि बोलना उनके लिए ज्यादा मुश्किल है? इसीलिए ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो ये स्रोत हमें अनामिका को देखने के लिए एक नई नजर दे रहा है। जी। ये सिर्फ सुंदर शब्दों और गहरी भावनाओं की कविता नहीं है। नहीं। ये मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक उपेक्षा और सबसे बढ़कर स्त्री की उस अनकही, अनदेखी ताकत का एक दस्तावेज है। वाह। जिसे स्रोत ने मूक दृढ़ता का नाम दिया है कि पाठक कविता की सतह के नीचे उतरकर उस अनुभव को महसूस करे। यह हमें सिर्फ निराला के शब्दों को पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि उन शब्दों के पीछे की खामोशी को सुनना सिखाता है। खामोशी को सुनना। हाँ, यह हमें ये समझाता है कि ताकत हमेशा दहाड़ती नहीं है। कभी कभी ताकत उस गहरी शांत नदी की तरह होती है जो बाहर से स्थिर दिखती है, लेकिन अपने अंदर एक जबरदस्त प्रवाह छिपाए रखती है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे ऊंची, सबसे असरदार आवाज खामोशी में ही होती है। अनामिका के माध्यम से निराला ने उसी मौन को एक ऐसी आवाज दी है जिसे समाज आज तक पूरी तरह से सुनना नहीं सीख पाया है। बहुत खूबसूरती से आपने इसे समेटा है। यह कृति हमें उन आवाजों को सुनने के लिए उकसाती है जो हमारे चारों ओर हैं, पर जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो इसी स्रोत से पैदा होता है। पूछिए। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्रोत में जो ये मूक दृढ़ता है वो उस समय की सामाजिक मजबूरियों से जन्मी एक शक्ति थी। हाँ, थी तो। लेकिन आज के दौर में जहां महिलाओं के पास अपनी बात कहने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मंच और अवसर हैं, सही बात है। क्या इस मौन के अर्थ भी बदल गए हैं?
आज अगर कोई स्त्री मौन रहना चुनती है तो क्या उसे मूक दृढ़ता माना जाएगा, या उसे उसे अपनी आवाज का इस्तेमाल न करने की कमजोरी समझा जाएगा? बहुत गहरा सवाल है। कब ये खामोशी एक ढाल बनना बंद कर देती है और एक ऐसा पिंजरा बन जाती है जिसे इंसान खुद अपने लिए बनाता है?